कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस यूनिट थर्ड। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। सो आज इसमें हम देखने वाले हैं यूनिट थर्ड फार्मेसी एक्ट। तो फार्मेसी एक्ट आपका यूनिट थर्ड का एक टॉपिक है या आप चैप्टर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं फार्मेसी एक्ट के बारे में। तो इसमें आपको सिंपल क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन देखनी है, देन पीसीआई आपको पढ़ना है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपने पढ़ना है, ठीक है। और उसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कौन कौन से मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, पीसीआई के फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है एजुकेशन रेगुलेशन देखना है, स्टेट और जॉइंट स्टेट और देखना है हमें, ठीक है। स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल हमें देखना है, ठीक है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन देखने हैं कि किस किस से बना होता है, इसके फंक्शन देखने हैं इन दोनों के, स्टेट के और जॉइंट के, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है रेगुलेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ये आपका टॉपिक रहेगा, इसमें सब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखो, जो आपका फार्मेसी एक्ट है ये आया क्यों है। देखो, आपको पता है कि पहले तो ऐसे कोई फार्मासिस्ट नहीं होते थे। अब फार्मासिस्ट नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो लोग अनस्किल्ड हैं, जिसको नहीं पता कि कैसी मेडिसिन देनी होती है, तो वो लोग डिस्पेंसिंग किया करते थे, कंपाउंडिंग किया करते थे, ठीक है। और मतलब तरह तरह की मेडिसिन, पाउडर, पता नहीं क्या क्या बेचते थे वो, आपको पता है। तो कोई यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं कि फार्मेसी जो आया है या फार्मासिस्ट जो भी मतलब फार्मेसी एक्ट आया है, तो किस लिए आया कि ये आपके रेगुलेशन करने के लिए आया है, फार्मेसी की प्रोफेशन को रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आया है। तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंट्रोडक्शन क्या है, द एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एंड द एक्ट वॉज प्रोमulgated इन द ईयर 1943, ठीक है। 1943 में, यानी इंडिपेंडेंस की बात चल रही है ये, ठीक है। नेक्स्ट फार्मेसी बिल जो आया है इसका 1947 में इसका बिल आ चुका था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल आपकी एक होती है, सेंट्रल रजिस्टर होता है। सेंट्रल काउंसिल में आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, पीसीआई होता है। और रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय द सेंट्रल काउंसिल। यानी यहाँ पे सेंट्रल रजिस्टर में क्या होता है, जितने भी फार्मासिस्ट बनते हैं, ठीक है, स्टेट वाइज या मतलब जिस वाइज मतलब जो भी मतलब होता है एरिया वाइज, तो यहाँ पे उसका जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं तो उनका रजिस्टर में नेम लिखा जाता है, या मतलब उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जो आपकी सेंट्रल रजिस्टर है उसके अंदर आपका उस पर्सन का नाम लिखा जाता है जो आपका फार्मासिस्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मैंने आपको बताया क्या होता है। अगर वो उसका नाम रजिस्टर में आप ऐड कर देते हैं, यानी जो जिसमें आपका सेंट्रल रजिस्टर होता है, अगर उसमें नेम ऐड हो जाता है तो इट मीन्स कि वो फार्मासिस्ट बन चुका है, ठीक है। तो एक लास्ट स्टेप आप बोल सकते हो, द पर्सन हुज नेम फॉर टाइम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ अ फार्मासिस्ट ऑफ अ स्टेट, ठीक है, स्टेट के लेवल के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है, इन विच ही इज फॉर द टाइम बीइंग receiving or carrying on his profession or business of pharmacy। यानी जब तक उसका इस रजिस्टर में नाम नोट नहीं होगा तब तक वो किसी भी तरह की अपना प्रोफेशन को या बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। और उसको रजिस्टर में उसका नेम होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन। क्या होता है, इट मीन्स द यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन इस्टेब्लिश अंडर द सेक्शन 4 यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन ऑफ 1956, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पर्सन क्या होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन द मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेट, मीन्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन प्रैक्टिसिंग मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये तो आपने पहले ही काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एक्ट। अब देखो, पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम पर इतना अच्छा आपका जो हेल्थ सर्विस है वो इतनी अच्छी से नहीं होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर क्वालिटी सर्विस आपको प्रोवाइड कराई जाती थी पहले, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें लिखा हुआ है अर्ली 20th सेंचुरी नो रिस्ट्रिक्शन टू द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। कोई भी बंदा मतलब अब मैंने आपको बताया कंपाउंडिंग कर रहा है, डिस्पेंसिंग कर रहा है, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं उस टाइम पे, 20s के टाइम पे। उसके बाद मतलब उसके बाद तो ये एक्ट आया था, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइज करिकुलम, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई करिकुलम नहीं था, मेंटेनेंस कोई भी नहीं थी यहाँ पे कि कैसे मतलब कोई स्केड्यूल नहीं था, मतलब कोई भी ऐसे मतलब कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं थी कि कौन कौन सा काम करने वाला है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल खिचबिच बना हुआ था कि उस टाइम से। अब देखो उसकी वजह से क्या हुआ, अब किसी को कोई अनस्किल्ड पर्सन मेडिसिन को ऐसे दे रहा है, ठीक है,
या आप बोल सकते हो कोई भी मतलब आयुर्वेदा कोई भी लगा लो सिस्टम, ठीक है, उस टाइम था। तो अगर आप ऐसे कोई मेडिसिन को दे रहे हो बिना उसके अनस्किल्ड पर्सन के, आपको ये नहीं पता कि कौन से इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ठीक है, कौन से किस अमाउंट में देने हैं, कोई एमजी का मतलब सिस्टम नहीं था वहाँ पे कितने एमजी देना है, तो यहाँ पे इस वजह से क्या हुआ, पर्सन की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो ग्रेट हार्म टू द हेल्थ ऑफ द पीपल। अगर मैं बात करूँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल है। अब देखो आपको पता चलेगा कि पहले तो इतना अच्छा मतलब अच्छा नहीं सिस्टम नहीं था, ठीक है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव मेन यही रहने वाला है कि जो फार्मेसी का प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलेशन एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन द इंडिया एंड प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द पर्सन विलिंग टू एंटर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। यानी उसको पूरा मतलब यूनिफॉर्म एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी जो भी पर्सन इस प्रोफेशन में आकर के मतलब यहाँ पे ऐड होना चाहता है, एंटर करना चाहता है, एंड द मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द पर्सन एंटिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। यानी पूरा मतलब इसका कोई जो भी रिकॉर्ड है इस पर्सन का, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीसीआई की। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया पीसीआई। तो पीसीआई क्या है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। एक ऐसे ही एक एमसीआई होता है यानी मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। तो ऐसा हमारा फार्मेसी, अगर हम आप फार्मेसी स्टूडेंट्स हो तो आपका फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है PCI was first constituted in the 1949 and constituted every 5 year। ये रिकॉन्स्टिट्यूट होता रहता है 5 साल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर्स अगर हम बात करें, कंपोजिशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। तो यहाँ पे 6 मेंबर कौन से होते हैं, पहले इलेक्टेड बाय द UGC फ्रॉम द टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यूजीसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे एक पर्सन एमसीआई से होना चाहिए यानी मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से होना चाहिए, एक पर्सन आपका पीसीआई से होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर यानी 6 मेंबर आपके जो है आपका नॉमिनेटेड होना चाहिए गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, और यहाँ पे 1 रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ईच यूजीसी एंड AICTE से होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट है 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए ईच स्टेट और आपका यूनियन टेरिटरी से आपका होना चाहिए, यानी हर एक स्टेट से और आपका यूनियन टेरिटरी से आपका एक फार्मासिस्ट जरूर होना चाहिए रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्स ऑफिसर मेंबर्स में क्या आता है, डायरेक्टर होते हैं, इसमें डायरेक्टर जनरल हेल्थ केयर सर्विस होना चाहिए, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी से होना चाहिए एंड ड्रग कंट्रोल ऑफ द इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव कमिटीज भी होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता है ऑफ द काउंसिल, ठीक है, और ये रेगुलेट करने के लिए होते हैं फर्दर, जैसे मान लो कुछ और सिस्टम भी होता है ना, तो उसको रेगुलेट करने के लिए होता है। एंड द 5 अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय द कंट्रोल काउंसिल फ्रॉम द अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पीसीआई का फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन ये रहने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, देखो फार्मासिस्ट की प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए आप वही लिख सकते हो, एजुकेशन रेगुलेशन के लिए लिख सकते हो। द फ्रेम एंड एजुकेशन स्ट्रक्चर, देखो जो भी आपका सिलेबस है, कैसे आपका एग्जाम का पैटर्न होना चाहिए, कैसे मतलब हर एक चीज़ जो लेबोरेटरी से लेके या मेडिसिन जो भी मतलब आप रिसर्चिंग वर्चिंग जो भी आप करते हो, ठीक है, कितना सिस्टम होना चाहिए आपका, बैचलर्स में कितनी स्टडी करनी है आपको, मास्टर्स में कितना करना है, ये सब आपका रिकॉर्ड कौन करता है, एमसीआई करता है। टू फ्रेम एन एजुकेशनल सिस्टम फॉर द वर्ल्ड ऑफ द फार्मासिस्ट would be a pharmacist to keep turn to be a changing need with the passage of the time and education regulation करता है and recognize the qualification gradient outside the territories to which the pharmacy act extend। next है maintain the certain central register of the pharmacist, यानी जितना भी आपका फार्मासिस्ट में कितने बंदों का नेम है, कैसे है, मतलब कौन कौन फार्मासिस्ट बन चुके हैं, तो उनका सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये किसकी जिम्मेवारी होती है, ये आपका पीसीआई की फंक्शन में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अदर फंक्शंस फॉर द फर्दरेंस फॉर दिस एक्ट, यानी जो भी और भी जो उसके मतलब आगे जो और भी फंक्शन होंगे वो सब पीसीआई करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन रेगुलेशन। अब एजुकेशन रेगुलेशन में आपको एक सिंपल सा टॉपिक दिया हुआ है आपको, ये आपके सिलेबस में आपको मेंशन है, तो सिंपल है। मिनिमम आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एजुकेशन रेगुलेशन होता क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट कुड बी अ एजुकेशन रेगुलेशन। यानी एजुकेशन रेगुलेशन क्या है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो एक फार्मासिस्ट को जरूरी होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एजुकेशन रेगुलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स। तो नेक्स्ट है द मिनिमम एजुकेशन ऑफ एडमिशन ऑफ द कोर्स, यानी इस कोर्स में एंटर करने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्या होना चाहिए, एंड द नेचर एंड द पीरियड ऑफ दिस कोर्स ऑफ स्टडीज, ठीक है, यानी कितना टाइम ड्यूरेशन आप बोल सकते हो इसका पूरी डिग्री का रहने वाला है, एंड नेचर पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल
ट्रेनिंग फॉर द अनटेकन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, यानी कितने टाइम की आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है द सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड देयर स्टैंडर्ड, आपको पूरा एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड, जो भी आप सब्जेक्ट हो, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, कौन सा एग्जामिनेशन किस पैटर्न का, मतलब सब आपका सारा यही करता है, ठीक है, एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है द इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटेट टू बी प्रोवाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो आप देखते हो आपके लेबोरेटरीज वगैरह में लाइब्रेरीज जो होती हैं, ठीक है, सो लाइब्रेरी नहीं, लैब्स जो होती हैं, ठीक है, लैब्स, वैसे लाइब्रेरीज में आप बोल सकते हो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स वगैरह होती है, कौन सी बुक्स, ठीक है, वैसे आप देखोगे ना आपकी लेबोरेटरी में सारी बुक्स आपकी फार्मेसी से रिगार्डिंग होगी, ठीक है। और आपकी लैब जो होती हैं, लैब में कौन सी फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स की फैसिलिटीज़ वगैरह सब आपका ये एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूट गिव द प्रैक्टिस ट्रेनिंग एंड कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द अथॉरिटीज होल्डिंग अप्रूवल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूट एंड अथॉरिटी प्रोवाइडिंग कोर्स ऑफ स्टडीज एंड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एप्लीकेशन बाय द इंस्टीट्यूट अथॉरिटीज टू बी ए सेंट्रल काउंसिल, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आती है, सो इंस्पेक्शन आपकी अप्रूवल होती है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो घोषणा, आप बोल सकते हो जब घोषित करते हैं ना किसी चीज़ को, घोषणा करना, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया। The qualification of pharmacy granted outside India can be registered by the PCI and applicable to Indian citizens। और जो लोग मतलब फॉरेन कंट्रीज के होते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे सिटीजन ऑफ फॉरेन नेशनल कैन बी eligible for the register when they are Indian national holding the same qualification in allowed to be enter the practice in their country। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेंट्रल रजिस्टर की, सेंट्रल रजिस्टर मैंने आपको बताया जिसमें आपका फार्मेसिस्ट जो पर्सन फार्मासिस्ट बन जाता है, या बोल सकते हो फार्मासिस्ट बनने के लायक हो जाता है, तो उसको उसमें आपका रजिस्टर में नेम उसका इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1976 द PCI ऑफ द इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर and each state government has to supply 5 copies of register for a state to the central council after the first day of the April every year। तो यहाँ पे पहले मतलब फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को आपको हर एक साल आपको पहले अप्रैल में ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज सप्लाई 5 कॉपीज ऑफ रजिस्टर, ठीक है, 5 कॉपीज आपको रजिस्टर करके सप्लाई करनी होती है टू द सेंट्रल काउंसिल। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं द रजिस्टर हैज टू बी मेंटेन बाय द रजिस्टर ऑफ द PCI, जो रजिस्टर होता है आपका PCI को, उसके पास पूरा मेंटेन होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हैज टू बी रिसीव्ड सुटेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ द इंडिया, गैजेट होता है उसमें पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है, इंडिया ऑफ गैजेट भी होता है एक। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल की, तो ये भी आपको एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करा रही इसमें ऐड, तो आपको अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा ना अच्छे से, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ जो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल है ये भी आपको सिलेबस में मेंशन है। तो पहले मैंने आपको बताया इसमें आपको देखो एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल पढ़ना है आपको, और एक जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल पढ़ना है, उसमें आपको इसके फंक्शन देखने हैं और कॉन्स्टिट्यूशन देखने हैं कि मतलब किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कि मेंबर्स इसमें देखते हैं, इसमें भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, एक्स ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इलेक्टेड में अगर हम बात करते हैं, एक्स ऑफिसर मेंबर्स में अगर हम बात करते हैं 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो 6 मेंबर आपके होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, आपके रजिस्टर पहले जो 6 मेंबर होंगे वो आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे इलेक्टेड के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपके 1 मेंबर जो होता है इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आपके है नॉमिनेटेड मेंबर, द 5 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द पर्सन हु होल्ड द डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी जो 5 मेंबर आपके ऐसे होने चाहिए जो आपके, और वो आपको स्टेट गवर्नमेंट आपको चूज करती है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो उसके पास डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री मतलब होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फार्मेसी में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स ऑफिसर मेंबर्स में होता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव होता है मेंबर मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच participating state and the officers in change the drug control organization of each participating state and government analyst of the any participating state, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की, तो यहाँ पे जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी आपको क्या करना है, इसकी मेंबर्स पढ़ने हैं और इसकी फंक्शंस पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखो पहले इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और आपके एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स में आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए 2 से 3 फ्रॉम द ईच स्टेट, ठीक है। और मेडिकल काउंसिल होता है 1 फ्रॉम द ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इसके अंदर 4 से
2 से 4 होते हैं मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज होल्डिंग द डिग्री ऑफ डिप्लोमा और डिग्री और डिप्लोमा इन द फार्मेसी एंड एक्स ऑफिसर में सेम रहेगा। ठीक है, ये सारा ऑलरेडी सेम है। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा सेम रहेगा दोनों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्शन एंड टीम ऑफ द ऑफिसर्स एंड द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय द मेंबर फ्रॉम द अमंगेस्ट देमसेल्फ। यानी जो आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो भी इलेक्टेड किए जाते हैं एंड द पीरियड ऑफ 5 years, मतलब 5 साल के अंदर ये काम चलता रहता है। और यहाँ पे कॉज वैकेंसी इन द फील्ड बाय नॉमिनेटेड एंड इलेक्शन, और जो यहाँ पे मतलब वैकेंसीज होती हैं इस नॉमिनेटेड और इलेक्शंस के थ्रू यहाँ पे फिल होती है। यानी लोग उनका इलेक्शन में जैसे इलेक्शन होते हैं ना वैसे चुनाव करते हैं, तब हम उस मेंबर्स को यहाँ पे बोल सकते हैं नॉमिनेटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मेंबर आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ठीक है, री इलेक्शन भी मतलब यहाँ पे पॉसिबल है, मतलब एलिजिबल है यहाँ पे। एंड द यानी री इलेक्शन मतलब दोबारा अगर आप इलेक्शन में हो तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट द पोस्ट इज एक्सक्लूसिव कमेटी सिमिलर टू द सेंट्रल काउंसिल। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यानी एक तरह से इंस्पेक्ट करना। द स्टेट काउंसिल में अपॉइंट द एक्सपेक्टर हैविंग द क्वालिफिकेशन एज पर द एक्ट। तो यहाँ पे पावर्स होती हैं इंस्पेक्शन, जैसे इंस्पेक्शन एनी प्रीमिसेस वेयर द ड्रग्स आर कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। देखो सबसे पहली पावर क्या होती है इसकी, जो आपके स्टेट और फार्मेसी मतलब होते हैं ये काउंसिल की, इनकी पावर या फंक्शंस आप बोलो तो एक पावर ये क्या होती है कि जो इंस्पेक्ट कर सकते हैं ये कहीं पे भी जाके। यानी जैसे केमिस्ट की शॉप होती है, ठीक है, फार्मेसी की शॉप होती है, तो वहाँ पे जाके जैसे कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मेडिसिन की, तो वहाँ पे जाके कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये वहाँ पे जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्वायरी वेयर, इंक्वायरी कर सकते हैं whether the person engaged in a dispensing in a registered pharmacist or not। मतलब इंक्वायरी कर सकते हैं कि जो पर्सन ने डिस्पेंसिंग की है वो कैसे की है, या मतलब हर तरह की इंक्वायरी वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशंस अंडर द ऑर्डर ऑफ एक्सिक्यूटिव कमेटी ऑफ द स्टेट काउंसिल एंड द एसेंशियल पावर्स इसके पास होती हैं। सारा कुछ आप इसके फंक्शंस में लिख सकते हो। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। यानी अब फार्मासिस्ट की जैसे मान लो कि रजिस्ट्रेशन करनी है फार्मासिस्ट की, तो आप कैसे करोगे, तो उसका पूरे प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, तो पहले तो आपको पूरा तरह से यहाँ पे मतलब आपको रजिस्टर करवाने के लिए पूरा पर्सन का नेम चाहिए होता है। ठीक है, एड्रेस, ठीक है, सब लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। फर्स्ट आपको फुल नेम चाहिए आप, ठीक है, और यहाँ पे रेजिडेंटल एड्रेस ऑफ द फार्मस रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी मतलब जहाँ पे वो रहता है जहाँ पे भी, ठीक है, उसका पूरा एड्रेस चाहिए होता है वहाँ का। नेक्स्ट है द डेट ऑफ हिज फर्स्ट एडमिशन ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, ये सब आपको जितनी भी मैं बता रही हूँ ना ये सब आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ती है अगर आप फार्मेसी रजिस्टर करने जा रहे हो। नेक्स्ट है हिज क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, आपके पास जो भी मतलब उन्होंने मांगा है डिप्लोमा होना चाहिए या मतलब बैचलर्स, जो भी मतलब आपको मांगी है आपसे सर्टिफिकेट 10th का +1 का +2 का जो भी आपसे मांगा है, ठीक है, सब आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। एंड हिज प्रोफेशनल एड्रेस आपको देना है। एंड इफ इज ही एम्प्लॉयड बाय एनी पर्सन और नेम ऑफ सच पर्सन। ठीक है, अगर वो एम्प्लॉयड है तो उसको एक पर्सन का नाम भी देना पड़ेगा। एंड फर्दर एज मे बी अ प्रिस्क्राइबर। ठीक है, जो भी मतलब उसने मांगा है सब आपको वहाँ पे देना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वालिफिकेशन फॉर एंटरिंग द फर्स्ट रजिस्टर। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। अ पर्सन हु इज अटेन द एज ऑफ 18, जो 18 साल का है वो उसके लिए एलिजिबल है। शैल बी इंटाइटल्ड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी, जो भी उसने फी मांगी है जो पेमेंट है उसको आपको देना है। नेम एंटर करना है फर्स्ट रजिस्टर्ड इन द रेसिड्यू और कैरीज ऑन द बिजनेस प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट। मतलब जो भी आप जैसे कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, फार्मेसी चलाना चाहते हो या कोई भी मतलब काम करना चाहते हो फार्मेसी से रिलेटेड, तो आपको सब इसके अंदर जो भी क्वालिफिकेशन उसने मांगे वो आपके पास होने भी चाहिए। नेक्स्ट है ही और शी मस्ट होल्ड द डिग्री ऑफ डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, मतलब जो भी है तो उसको डिग्री तो होनी चाहिए फार्मेसी की उसके पास। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट और आपका ड्रगिस्ट क्या होता है जो आपका ड्रग वगैरह के लिए मतलब जो भी, ठीक है, वो काम कर ड्रग वो की बात नहीं कर रही मैं, अब पता फार्मेसी को आप हो तो आपको पता ड्रग क्या होता है। तो यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपके पास ये आपकी सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आपको एंट्री करानी है उसके अंदर। नेक्स्ट है होल्ड डिग्री ऑफ एनी इंडियन यूनिवर्सिटी अदर देन द डिग्री ऑफ फार्मेसी इन द फार्मास्यूटिकल। यानी आपकी यूनिवर्सिटी के आपके पास एक यूनिवर्सिटी की डिग्री या बोल सकते हो मतलब जिस भी कॉलेज से आपने किया है तो वहाँ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और आपको has been engaged in the compounding of the drug in a hospital, dispensing or other place in which
Drugs are regulating dispensing on the prescription of medical practitioner for a total period of not less than the 3 year। यानी आपके पास पूरा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए डिस्पेंसिंग का, या मतलब आप बोल सकते हो। तो एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे अपना मतलब रजिस्टर करा सकते हो। नेक्स्ट है हैज़ पास टू द एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज एज द एडिक्वेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द कमेंडर ऑफ द डिस्पेंसो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंट्री एंड रिमूवल ऑफ नेम। देखो कई बार क्या होता है, हम जब एंट्री करते हैं या आपने एंट्री कैसे की, वो तो सिंपल है कि अगर आपको एंट्री करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन का फॉर्म करना पड़ेगा और मतलब फिल करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को, फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी ने गलती से कर ली है यहाँ पे, तो उसको कैसे रिमूव करना है। किसी ने गलती से एंट्री कर लिया है, मतलब किसी एरर बाय द एरर ऑफ एनी मिस्टेक्स किसी ने एंट्री कर लिया है इसके अंदर, तो उसको कैसे वहाँ से मतलब रिमूव कराना है अपना नेम, ठीक है। तो एंट्री और रिमूवल ऑफ नेम। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री की बात करें, ऑल एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन शुड बी एड्रेस्ड टू बी रजिस्टर ऑफ द SPC एंड, यानी जिस भी एप्लीकेंट को, जिस भी पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना है, तो एस पे यानी आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे आपको वहाँ पे यानी अपने स्टेट के अंदर, अपने ही स्टेट के अंदर आप वहाँ पे रजिस्टर करा सकते हो। इफ़ एनी एप्लीकेंट हैज़ टू request qualification for the registration and he shall direct his or her name to be entered in the रजिस्टर, ठीक है। तो आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट, तो आप एंटर एकदम से करा सकते हो। एंड अपॉन एंटर द अंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इशूड, और मतलब कुछ टाइम बाद आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास इशू हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका मोड होगा ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे वैसे तो इसका प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जब आप करोगे ना तो आपको अलग ही लगेगा कि मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो लेकिन यहाँ पे सिंपल स्टेप्स में लिखा गया है बस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमूवल। अगर मान लो किसी से गलती से रजिस्ट्रेशन ऑफ बाय एरर मतलब किसी से गलती से अगर हो गया रजिस्ट्रेशन, तो आपको रिमूव कैसे कराना है। इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस और इन एनी प्रोफेशनल एस्पेक्ट, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, ये तो गलती से किसी ने नेम कर लिया, या मतलब गलती से किसी के ऊपर ऑफेंस लगा हुआ है, ठीक है। किसी ने मतलब कोई अपराध किया हुआ है तो उसके ऊपर ऑफेंस लगा हुआ है, तो उस केस में भी मतलब यहाँ पे रिमूवल हो सकता है। तो यहाँ पे 30 दिन के अंदर 30 days पीरियड फॉर द अप्लाइंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन इन द ऑफिस गेजेट। तो यहाँ पे मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपका क्या हो जाएगा, ये 30 दिन के बाद आपका जो नेम है यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपने करा लिया गलती से तो आप वहाँ से रिमूव भी करा सकते हो नाम अपना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पे रजिस्टर को प्रिंटिंग भी कराना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है इट इज़ डन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, ठीक है, सब्सिक्वेंट टू बी द कमेंसमेंट ऑफ द फार्मेसी, ठीक है, एक्ट 1945। तो यहाँ पे मतलब इसको आपको प्रिंटिंग कराना होता है, आपको ये डेट रखनी है फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, ठीक है। बाकी तो उसमें सिंपल आप पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारे पास है रिन्यू ऑफ फीस। रिन्यू फीस यानी रिन्यूअल फीस में क्या होता है, आपको अपना ये नोटिफिकेशन जो भी है, देखो यहाँ पे अपना मतलब जो भी रजिस्टर्ड या आपके पास सर्टिफिकेट जो भी आएगा उसको रिन्यू भी कराना पड़ता है। तो आपके पास यहाँ पे रिन्यूअल फीस भी लिखी है, जो भी मतलब पेमेंट यहाँ पे मांगी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सब सबमिट करा के तो यहाँ पे इसको रिन्यू भी कराना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब जो मतलब सब पेमेंट वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, जो एक बार इसको पढ़ लेना बस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज। ऑफेंसेज और पेनल्टी में सिंपल है कि अगर आप कोई अपराध करते हो तो आपको यहाँ पे पेनल्टीज मिलती है। अगर कोई पर्सन फॉल्स क्लेम करता है कि उसके पास एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मतलब है वो, ठीक है, कि वो अगर कोई पर्सन फॉल्स क्लेम करे कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो यहाँ पे उसको सजा क्या मिलती है। फर्स्ट कन्वेंशन में आपको 500 रुपये फाइन भरना पड़ता है। अगर वो दोबारा से कुछ करता है हरकत तो उसको यहाँ पे 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल मिलती है 6 महीने की, और जो फाइन है वो डबल हो जाता है, 1000 फाइन हो जाता है। और अगर मान लो कि कोई पर्सन बिना जिसके पास रजिस्टर नहीं मतलब वो फार्मेसी में एज अ मतलब फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है और वो अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, ठीक है, मतलब उसके पास कोई अभी मतलब फार्मासिस्ट की कोई भी मतलब सर्टिफिकेट या कोई मतलब कुछ नहीं है, तो अगर वो पर्सन वो डिस्पेंसिंग करता है, ठीक है, फार्मेसी पे जाके काम करता है, मतलब पर्सन को लोगों को दवाइयाँ देता है, तो उसके ऊपर भी उसको जुर्माना भरना पड़ता है, मतलब उसको एक फ़ाइन भरना पड़ता है, जैसे 1000 रुपये फ़ाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 6 महीने की इसको जेल होती है। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ सस्पेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड फार्म रजिस्ट्रेशन। यानी अगर मान लो कि सस्पेंड हो गया है, मतलब ऐसे सरेंडर कर दिया गया है, अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है तो उसको 50 रुपये फाइन देना पड़ता है।
या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंस्पेक्टर में क्या होगा, यहाँ पे इम्प्रिजमेंट होती है, ठीक है, अप टू 6 महीने तक की हो सकती है, और यहाँ पे फाइन भरना पड़ सकता है आपको, एक 1,000 रुपये फाइन भरना मतलब देना पड़ सकता है। और या तो अगर आपने कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा कर दिया है तो आपको दोनों उसमें सजा मिल सकती है, यानी आपको जेल भी हो सकती है, आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो ये था आपका फार्मेसी एक्ट, ठीक है। तो ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है सारा। इसके जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी आपको शेयर किए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके डाउनलोड करो, ठीक है, और पढ़ो। एंड हैव अ नाइस डे।